33 नंबर प्रश्न, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? नींबू में, नींबू की बात आ रही है तो सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। तो यहां 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? यहां अकार्बनिक मतलब ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो इनमें जो सभी अम्ल है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सभी अकार्बनिक अम्ल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अब टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ए और बी दोनों, अर्थात कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। मतलब मुख्य रूप से हमें 35 नंबर क्वेश्चन में यही चुनना है कि ये टार्टरिक अम्ल है तो कार्बनिक है अथवा अकार्बनिक है। तो बस आंसर है इसका कि टार्टरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आता है। टार्टरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन, यहां ये गलत लिखा हुआ है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन होता है, ये होते हैं, वे कहलाते हैं, मतलब पर्याप्त होते हैं। तो दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल, इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन रहता कि हाइड्रोनियम आयन कम है तो दुर्बल अम्ल, हाइड्रोनियम आयन अधिक है तो प्रबल अम्ल। हाइड्रोनियम आयन यहां कह रहा है कि पर्याप्त अर्थात सामान्य है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सामान्य अम्ल होगा। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, सामान्य अम्ल। प्रश्न है, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? यहां देखिए, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। जल में अम्ल मिलाया जा रहा है, वही कभी प्रश्न आ जाए कि अम्ल में जल मिलाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान, माइंड को कंसंट्रेट करना है जल में अम्ल मिलाने पर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो जल है अगर शुद्ध है तो हम उसे उदासीन मानते हैं। अब उसमें अम्ल की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी। ध्यान देना है, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जल में अम्ल मिलाया जा रहा है तो यहां बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा? कह रहा है कि मात्रा में परिवर्तन, हाइड्रोजन आयन, तो क्या होगा? बढ़ती जाएगी, बढ़ती है, 37 का हो जाएगा बी। वही ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा रहता कि अम्ल में जल की मात्रा मिलाते जा रहे हैं तो घटती जाएगी, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं, किसका चालन करते हैं? तो आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे माना जाता है कि जल में जो अम्लीय विलयन है वो विद्युत का, केवल अम्लीय विलयन ही करते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है। तो यहां क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत का। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं, किसका? विद्युत का चालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे नमक तो क्षारकीय नहीं, साल्ट के अंतर्गत आता है, फिर भी वह नमक जो है NaCl जल में अगर घोल देते हैं तो वो विद्युत का चालन कर देता है। 39 नंबर प्रश्न, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। एकदम सामान्य क्वेश्चन है किंतु कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पीएच स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधीय सूचक से, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल या क्षारक की प्रबलता, यहां प्रबलता की बात हो रही है, न कि उसके उपस्थिति की बात हो रही है। उपस्थिति होगा तो लिटमस पेपर हो जाएगा, गंधीय सूचक, ये सब हो जाएगा, लेकिन यहां बात हो रही है प्रबलता की। तो एकमात्र आंसर इसका होगा पीएच स्केल से। पीएच स्केल उसकी प्रबलता को अर्थात पीएच मान को दर्शाता है कि 1 2 3 4 5 ये कौन प्रबल है, या 7 8 9 10 11 12 कौन प्रबल क्षारक है, और 7 हो जाएगा तो उदासीन है। अब 40 नंबर प्रश्न, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां है क्षारक और अम्ल, मतलब अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना। तो क्या हो जाएगा? जब भी सांद्र अम्ल होता है या सांद्र क्षारक होता है तो सबसे पहले उसे तनुकृत किया जाता है,
और जैसे ही तनुकृत किया जाता है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, और वहां से उष्मा निष्कासित होती है। और हम लोग जानते हैं कि जहां से उष्मा का निष्कासन हो, अब कौन सी अभिक्रिया होगी? स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां से उष्मा निकलता है जब सांद्र अम्ल को तनु करते हैं तब, मतलब जल मिलाते हैं तब। अगला प्रश्न देखा जाए, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? 200 बार क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो आंख मूंद के हाइड्रोजन गैस वाले विकल्प को याद कर लेना है। ये कई बार प्रश्न आया है कि किसी अम्ल की धातु के साथ, अम्ल जो है धातु के साथ जब भी रिएक्शन करेगा H2 गैस जरूर बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस इसका उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बात आ रही है सिरका की, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? याद रखने वाली बात है, एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? अम्ल और क्षारक बात हो चुकी है, लेकिन फिर हम लोग जान लें कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो वहीं से यह प्रश्न है, तो स्पष्ट है सही विकल्प हो जाएगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, और ये सभी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए सभी विकल्प पे जाना अनुचित होगा। अगला प्रश्न, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ये है यहां प्रश्न। तो ये हो जाएगा क्रिस्टलन जल, इसको कहते हैं। ये क्रिस्टलन जल ये कहा जाता है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न 45 नंबर का रहा है कि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। ध्यान दीजिए, क्षारक यहाँ क्या है? प्रबल है, और अम्ल क्या है? दुर्बल है। तो बने लवण का पीएच मान। अब जो लवण बनेगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर प्रबल क्षारक है तो क्षारकीय होगा। स्पष्ट है कि क्षारकीय होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो अम्ल को वो पूर्ण तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन अभी क्षारकीय गुण बचा रहेगा, क्योंकि क्षारक क्या है? प्रबल है। और हम लोग जानते हैं कि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये जो लवण बना, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता है, 2 चरणों में आयनित होता है। तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये पूर्णतः आयनित होता है जल के साथ। जल घोल में जब ये घोला जाता है तो पूर्णतः क्या होता है? आयनित हो जाता है। तो ये 46 नंबर प्रश्न। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न, तो इसके बाद है प्रश्न 47 नंबर, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होती है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना। अब जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो जाहिर है कि अम्ल जो है उसका पीएच मान कम है। अब अम्लीय जल नदी में जाएगा तो उसका पीएच मान घट गया, अर्थात क्या हो गई? पानी अम्लीय हो गई। तो जिसमें जल में रहने वाले जीव पर क्या असर पड़ेगा? तो अब कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए पानी थोड़ा क्षारकीय होना चाहिए, तभी वे ग्रो कर पाते हैं और उनका जीवन आसान होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? जीवन कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस, अभी हम लोग पढ़े हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र।
विरंजक चूर्ण का, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एनसीईआरटी में हूबहू क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो CaOCl2, ठीक है, CaOCl या ClOCl2 ये है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। 50 नंबर, निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? इसमें कह रहा है कि अम्ल नहीं है। HCl ये तो अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहां OH से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये अम्ल नहीं है, ये क्या है? क्षारक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां 50 प्रश्नों का कलेक्शन देखा जो क्लास 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण से लिया गया है, और बोर्ड की परीक्षाओं में आपको इससे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें और अपने मित्रों में शेयर करें जो अगले मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।